हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट्स पे। मैं हूं शुभम जागीर। ठीक है। तो आपने इसका थंबनेल देख ही लिया होगा और आपने ये भी देख लिया है कि ये क्लास जो है वो किस चीज़ की होने वाली है। तो देखो, क्लास 10th के लिए एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर जो है हम वो खत्म कर देंगे। यहाँ पे इसका गेम ओवर कर देंगे। किसका? रियल नंबर्स का। ये रियल नंबर्स चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 2027 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और ये एक हम नई सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके मैक्सिमम चैप्टर्स वन लेक्चर में ही खत्म हो जाएंगे या फिर टू लेक्चर्स में। ठीक है। हाँ, एक लेक्चर जो है, वन लेक्चर जो है वो आपका सिर्फ थ्योरी बेस्ड रहेगा। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे। और जो एक लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर जो होगा, वो आपके उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो भाई आप अगर आपकी मैथ बिल्कुल कमजोर है, आप भी 95 प्लस स्कोर अगर करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में 2027 बोर्ड एग्जाम्स में, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने फुल यहाँ पे बेसिक से, देखो, बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक जो है इसमें कवर किया है। ठीक है। आपको हर एक चीज़ इसमें समझ में आएगी, जो कि पेड कोर्सेज में आपके मिलती है। हमारा जो फर्स्ट ईयर है, जो ये पहला साल है ऑनलाइन का, ऑफलाइन हमारी जयपुर में क्लासेस चलती हैं। तो अगर आप जयपुर में रहते हैं तो वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है हमारा, इसमें भी अभी देखो, आरबीएससी बोर्ड का मैं रिजल्ट बताता हूँ आपको। आरबीएससी बोर्ड में हमारे अभी जो है 94%, 94.17% जो है ये हमारी क्लासेस से आई हैं। ठीक है। तो भाई, आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो चैप्टर है आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो पूरा पेड कोर्स का जो कंटेंट है ना, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे दे रहा हूँ। तो फ्री की थोड़ी सी वैल्यू करिए। ठीक है। इसको अप्रिशिएट करिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। ठीक है। क्योंकि आपके सभी चैप्टर्स कंप्लीट जो है ना, कंप्लीट चैप्टर्स आपके यहाँ पे होंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए इसको। ठीक है। शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है। और कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है। ठीक है। कमेंट तो ज़रूर से ज़रूर करना है। बताइएगा क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। और आपके जो भी डाउट्स हैं ना, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी आपको पूछना है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। तो उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, कौन से चैप्टर पे चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको टफ लगता है, ठीक है, वो आप यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक है। तो आज चलिए ये पूरा चैप्टर करते हैं, इसका गेम ओवर यहीं से। ठीक है। रियल नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके। देखिए भाई, ये इस टाइप की स्लाइड्स आप लोग देख रहे हो, यही स्लाइड्स जो है आपको मिलने वाली है इसमें। ठीक है। और ये काफ़ी मज़ेदार आपको लगेगा, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सिंपल वे में जो है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है। ओके। चलिए, क्लास 10th की मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, इसकी मास्टरी आज हम हासिल करने वाले हैं, चैप्टर 1। ठीक है। आप अगर चाहें तो अपनी एक नोटबुक जो है वो भी ले सकते हैं, जिसमें आप कुछ चीज़ों को नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर आपको ये जो पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा भाई। ठीक है। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पे आपको ये सारी पीडीएफ, सारे क्वेश्चंस, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये टोटली फ्री है भैया, ये फ्री है। इसको पूरे अच्छे तरीके से इसका यूज़ करिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स में वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, रियल नंबर्स में देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं। रियल नंबर्स में जो चीज़ें आती हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं इसमें? जो रियल नंबर्स होते हैं, इसमें आपके एक तो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। और एक होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। ये सभी को पता है, रैशनल और इरेशनल नंबर। और इसके लिए आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। क्या होता है प्राइम नंबर? मेरे हिसाब से सभी जानते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा इंटीजर्स क्या होते हैं, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स का चैप्टर। ठीक है।
देखो यहाँ से आपका जो बेस ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और पूरे मैथमेटिक्स में आप लोगों के काम आएगा। ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या हर नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं मतलब प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में तोड़ सकते हैं क्या? हर नंबर को तोड़ सकते हैं? क्या जवाब होगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या ये प्रोसेस हमेशा सेम होता है? ये प्रोसेस जो है प्राइम फैक्टराइजेशन का ये हमेशा सेम होता है या डिफरेंट डिफरेंट होते हैं? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे और आज के बाद ये चैप्टर लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। रेडी रहिए, लेट्स गो, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक से सारी चीजें आपकी मैं क्लियर करने वाला हूँ। क्लास 9 से आप 10th में आए हो तो 10th में यहाँ पे पढ़ोगे ही कुछ ना कुछ। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले जो आपका अपग्रेडेशन हो रहा है ना, रियल नंबर्स। देखो क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था? हम कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं। रियल नंबर्स और इरेशनल नंबर पढ़े थे आपने। ठीक है, क्लास 10th में जो कंसेप्ट है उनको और डीप में हम समझेंगे, बिल्कुल डीप में उनको समझेंगे अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है, और ये चैप्टर मेनली दो चीजों पे बेस्ड है, एक डिवीजन पे और एक मल्टीप्लीकेशन पे। और ये चीज तो आप सबको आती होगी। क्या आपको डिवीजन करना आता है? मल्टीप्लिकेशन करना आता है? अगर आता है तो बस रेडी रहिए फिर। आप चाहे कितने ही कमज़ोर हो मैथमेटिक्स में, ये चैप्टर अगर आप करेंगे तो आपके बहुत ही ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे साथ के साथ। ठीक है, देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें मेन फोकस किया जाता है किस पे? डिवीजन पे। किस पे किया जाता है? यूक्लिड्स डिवीजन, नाम में ही आ रहा है भैया डिवीजन, है ना, तो यहाँ डिवीजन पे ही हम फोकस करेंगे। और दूसरी चीज है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें मेन फोकस होता है मल्टीप्लीकेशन पे। ये चीज आप ध्यान में रखिए, ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है। आपको HCF पढ़ना है, आपको LCM पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो हम करेंगे। ठीक है, अब देखो, इसकी एक टिप यहाँ पे दी हुई है। जैसे 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, जब 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं भाई, 10 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट है वो 3 होता है भैया। 3 3 इज 9। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा। जो क्वोशंट है ये हमारा क्वोशंट है और ये 3 ही रहता है। रिमाइंडर हमारा 1 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यही मिलता है ना हमें। बस यही बेसिक बचपन का मैथ अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो यही आप सीखे थे पहले बचपन में, इसको थोड़ा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। बस यही चीज है। अभी देखो छोटी छोटी बातें चल रही है, अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ नहीं है आपका, है ना, तो चैप्टर स्टार्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज जिसको हम बोलेंगे हमारा वेपन 1। इस चैप्टर का वेपन 1 कौन सा? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो भैया ये क्या चीज है? देखो, इसको समझने के लिए यहाँ पर पढ़िए कि हर पॉजिटिव इंटीजर, अब इंटीजर आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर आखिर में होते क्या है। इंटीजर्स, देखो, जिसमें सभी नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स और जीरो। ठीक है, ये सभी जिसमें ऐड होंगे वही आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं भैया। और इंटीजर्स में एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें जो डेसिमल नंबर्स है ना, डेसिमल नंबर्स और इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर्स ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, ये नंबर्स इसमें नहीं आते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा इंटीजर्स के अंदर। ठीक है, हर पॉजिटिव इंटीजर ए, जैसे मान लीजिए कोई भी इंटीजर है ए, उसको दूसरे इंटीजर बी से डिवाइड कर सकते हैं और लिखने का स्टाइल ये होता है। या कोई भी दो इंटीजर हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया 23। 23 पॉजिटिव इंटीजर है, 5 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 23 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो भैया उसको एक लिखने का तरीका है, बस वही तरीका आपको पढ़ना है। ठीक है, कैसे? 23 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये आपकी ये चीज है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे a क्या है? ये यहाँ पे a है डिविडेंड। ठीक है, a क्या है? डिविडेंड है। q यहाँ पर है क्वोशिएंट और r है यहाँ पे रिमाइंडर और b यहाँ पे है डिवाइजर। ठीक है, डिविडेंड जो वो चीज होती है जिसको डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे हम 23 को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे किसको डिवाइड कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे 23 को डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे डिविडेंड। ठीक है, डिवाइजर, डिवाइजर होता है जिससे डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 हमारा क्या हो गया है? डिवाइजर हो गया। क्यों है क्वोशिएंट, मतलब जितने टाइम्स गया, जितने टाइम्स भाग जाएगा, जितने टाइम डिवीजन होगा, उसको हम बोलेंगे क्वोशिएंट। अभी मैं बताऊंगा आपको करके। और आर रिमाइंडर, जो बच गया उसको बोलेंगे रिमाइंडर। जैसे यहाँ पे आप करोगे कि 23 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं, देखो 23 को जब हम किससे डिवाइड करेंगे भाई? 23 को जब हम 5 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं
तो क्या होगा, 5 4 ज़ा 20, माइनस करेंगे यहाँ पे 3 बचेगा। तो यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है, हाँ देखो 5 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे डिवाइजर बी, मतलब जो डिवाइड कर रहा है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ए यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे ये 23 है, ये 23 क्या है, ये है डिविडेंड, ये क्या है, डिविडेंड है, जिसको डिवाइड करना है, मतलब ये 23 को डिवाइड करना है, 23 डिविडेंड है। क्वोशंट की बात है तो ये जो 4 है ना, ये बेटा हमारा क्या है, ये हमारा क्वोशंट है, ठीक है, ये क्या है, क्वोशंट है। जितने टाइम्स गया, 5 4 ज़ा 4 टाइम्स गया, तो यहाँ 4 क्या हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा। और रिमाइंडर आर, ये 3 हमारा क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। तो अगर हमें 23 यहाँ से हमें ऑब्टेन करना है तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे डिविडेंड, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट, क्वोशंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और यही जो तरीका है इसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। छोटी सी चीज है समझने वाली, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। रूल एक इंपॉर्टेंट याद रखना, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा, जैसे यहाँ पे 3 है, वो डिवाइजर यानी 5 है, इससे हमेशा छोटा ही होगा, कभी इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आप किसी भी नंबर को डिवाइड करके देख लीजिए, कभी ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जो मेन बात आती है यूक्लिड का मेन यूज, ठीक है, इसका जो मेन यूज है, ये मेन यूज है, ये किस में होता है, फाइंडिंग एचसीएफ, ये एचसीएफ फाइंड करने के लिए, ठीक है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज होता है फाइनली, है ना। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का जो मेन यूज है एचसीएफ निकालने में होता है। प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए, ठीक है। जब तक जीरो रिमाइंडर नहीं बच जाता, तब तक पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो जाता, तब तक वो हम उसको डिवाइड करते ही रहेंगे, ठीक है, ये होता है। जैसे देखो, फाइंड एचसीएफ 36 एंड 24, भैया 36 और 24 का एचसीएफ फाइंड करना है। स्टेप 1 क्या है, जैसे 36 और 24 का जो हमें यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है, तो एक काम करेंगे, 36 को हम किससे डिवाइड करेंगे भाई, इसको 24 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें मैं पेन यूज लेता हूँ, है ना। 36 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 24 से। तो 24 1 ज़ा 24, माइनस करेंगे आ जाएगा 12। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था पिछली स्लाइड में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही पढ़ा था ना। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है, यहाँ पे डिविडेंड है 36, ठीक है। उसके बाद डिवाइजर, डिवाइजर 24 है, 24 से डिवाइड कर रहे हैं। क्वोशंट क्या है, क्वोशंट 1 है यहाँ पे, तो 1, और प्लस यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 12। क्या ये सॉल्व करने पे हमारे पास 36 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे, रिमाइंडर 12 बचा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे भैया, जो रिमाइंडर बचा है उससे 24 को हम डिवाइड करेंगे। 24 को डिवाइड करो किससे, 12 से। किससे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचा है 12 यहाँ पे, उससे डिवाइड करना है। तो 12 2 ज़ा 24, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। हमें कब तक आगे बढ़ना था, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका है, और 0 आ चुका है, इसका मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यही इसका फंडा है भैया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को, समझ में आई कुछ, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा 12। यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 हो जाए, तो जो लास्ट डिवाइजर था, जो लास्ट डिवाइजर मतलब यहाँ पे 12 था लास्ट डिवाइजर, वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए अब हमारी बात आती है वेपन 2, जो मल्टीप्लिकेशन साइड है उसकी बात है यहाँ पे। अब हम मल्टीप्लिकेशन साइड पे आते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो देखो, क्या हर कंपोजिट नंबर को प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं भैया? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हों, ठीक है, 2 से ज्यादा हों, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है,
टू है, टू के फैक्टर्स वन हो जाएगा, टू हो जाएंगे। इसके तो दो ही फैक्टर हैं, तो क्या कंपोजिट नंबर है? नहीं है। ठीक है। फोर लेंगे, फोर के फैक्टर्स वन है, टू है, फोर है, तो इसके तीन फैक्टर्स हैं भाई, तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है। और जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, प्राइम नंबर्स कभी कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स भैया, इसके हमेशा ओनली टू फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं? ओनली टू फैक्टर्स होते हैं इसके। और उसमें एक फैक्टर तो वन होता है, और एक फैक्टर होता है वही नंबर, सेम नंबर। ठीक है। सेम नंबर, इसके दो फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक होता है, वन होता है, और सेम नंबर जो नंबर है, जैसे टू है, टू के यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, एक वन है और एक टू है, तो वन आ गया यहाँ पे और एक टू, मतलब वही नंबर आ गया। तो ये ऐसे नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? ठीक है। तो ये जो सवाल है, क्या हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं क्या बेटा? लिख सकते हैं क्या? बताइए जरा। यहाँ पे देखो, आपको बता भी रखा है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो एक से डिवाइड हो, ठीक है, या फिर खुद से ही डिवाइड होते हैं। जैसे दो खुद से डिवाइड है, तीन खुद से ही डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता, फाइव खुद से ही होता है और वन से होता है, सेवन भी खुद से ही होता है और वन से ही होता है, इलेवन भी इलेवन से ही होगा और वन से ही होगा, इसके अलावा किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब हम जैसे इनके फैक्टर्स करके देखें, जैसे 12 के फैक्टर्स 2 × 2 × 3 हो जाएंगे, 20 के 2, 2 और 5 के मल्टीप्लाई ये हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ हमने क्या चीज देखा कि हर कंपोजिट नंबर जो है प्राइम नंबर से ही मिलकर बना है। ठीक है। कोई भी ऐसा कंपोजिट नंबर आप ले लीजिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे अब मैं बनाऊं आपको, कोई भी कंपोजिट नंबर लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे 36 लिया है। जब 36 के आप फैक्टर्स करेंगे, 36 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ये हो जाएगा 2 × 2 और 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये फैक्टर्स जो हैं, ये कौन से नंबर हैं? ये सभी नंबर्स जो 2 और 3 हैं, ये प्राइम नंबर्स ही तो हैं। क्या प्राइम नंबर्स नहीं है ये प्राइम नंबर्स ही हैं, बिल्कुल हैं सर, ये प्राइम नंबर्स हैं। अब हम देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे किसके फैक्टर्स करें, हम 52 के करते हैं। 52 के करेंगे फैक्टर्स, तो सबसे पहले अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, कोई सा भी नंबर है, तो 2 से डिवाइड करके देखो। ये लास्ट में यहाँ 52 में 2 आ ही रहा है, इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है। 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 × 26 हो जाएगा। 26 को फिर से आगे ब्रेक करो, 2 × 13। अब 13 एक प्राइम नंबर है, इसके आगे फैक्टर्स नहीं होंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्चुअल में? 2 × 13। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये 2 और ये 13 ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं? बिल्कुल हैं सर, बिल्कुल हैं। इसका मतलब ये है कि हम सभी कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। मेरी बात क्लियर है? सभी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर से लिख के रूप में लिख सकते हैं। सभी कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर से मिलके ही बने होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, तो आपको जो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आ जाएगी। ठीक है। उससे पहले एक चीज और देख लो। देखो, ये जो है, क्या आप जानते हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस? ठीक है। प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का प्रिंस इसको कहा जाता है। ही गॉट द फर्स्ट करेक्ट प्रूफ ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, उसका सबसे पहले प्रूफ किसने दिया था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। बस उसका इतना से ध्यान रखो, कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ना। अब इसके बाद देखो दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पे विजुअल मैजिक। किस चीज का मैजिक देखेंगे? वही द फैक्टर ट्री। ठीक है। इसको ट्री मेथड बोलते हैं फैक्टर्स करने के लिए, तो उसको समझिए पहले। यहाँ पे देखो, फैक्टर ट्री क्या है? एक विजुअल मेथड है बड़े नंबर्स को तोड़ने का। जो भी बड़े टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे ये 32,760 है, इसके हमें फैक्टर्स करने हैं ना, तो उसके लिए फैक्टर ट्री का हम यूज करते हैं। ठीक है। लेट्स टेक ए बिग नंबर फ्रॉम एनसीईआरटी। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक नंबर दिया हुआ है 32760। ठीक है। इसको हम यहाँ पे तोड़ेंगे मतलब इसके फैक्टर्स करेंगे यहाँ पे। और हर स्टेप में हम क्या करेंगे? सबसे छोटे पॉसिबल प्राइम से डिवाइड करते जाएंगे। मैंने आपको यही बात बोली थी कि अगर आपको समझ में नहीं आया ना कि किससे डिवाइड करना है और इवन नंबर है, तो आप 2 से स्टार्ट करिए उसको डिवाइड करना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्री मेथड जो है, ये जो फैक्टर ट्री है, ये कुछ इस टाइप का बनता है ना, इस टाइप का बनता है। यहाँ पे जो नंबर है जिसका फैक्टर्स करना है, वो सबसे ऊपर आता है। क्लियर? वो सबसे ऊपर आता है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के बाद देखिए, यहाँ से जैसे 32,760 है, हम क्या करेंगे? सबसे छोटे जो
प्राइम नंबर है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या है हमारे पास, 2 ही तो होता है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर 2 ही होता है। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे 32,760 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 16380, ठीक है, 16,380, ठीक है। तो जो हमारे पास इसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमारे नेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर, ठीक है, आ गई 16,380। इसको फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है। जैसे इसको 2 से डिवाइड किया हमने, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8,190, ठीक है। फिर से लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इवन नंबर है, फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे इसको, फिर आता है 4095। क्लियर। अब 4095 ये नंबर हमारे पास आया है, हमें पता है कि ये इवन नंबर जो है वो नहीं है, ये है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको पहले जो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है ना 3, उससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, देखो अगर आप नहीं जानते हो कि 3 से डिवाइड कौन से नंबर्स होते हैं तो आप ध्यान से सुनिए। 4095 है तो सभी नंबर्स का क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, ठीक है। सभी नंबर्स का सम कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 4 + 0 + 9 + 5 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, तो 4 + 0 + 9 + 5। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 18, ठीक है। कितना आता है, 18 आता है। और 18 जो सम आया है ना, तो आपको ये चेक करना है कि जो सम आया है वो सम 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमारे पास सम कितना आया है, 18 आया है। 18 क्या 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। अगर उसका सम 3 से डिविजिबल है इसका मतलब वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है इतनी सी चीज। तो यहाँ पे जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 1365। क्लियर है, क्या आता है, 1365 आता है। ओके। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे 1365 है, इसको भी हम आगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखिए इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो 1365, क्या इसमें जो नंबर्स हैं उसका सम आप कर पा रहे हो, तो इसका जब सम करेंगे यानी कि 1 + 3 + 6 + 5 जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, तो 15 आ रहा है भैया। और 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 1365 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 455 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 455, ठीक है। अब जब इनका आप सम करोगे, इनका सम करोगे तो 5 5 10 और 4 14। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है बेटा, अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आप देख रहे हो इसके लास्ट में तो सर 5 आ रहा है। और 5 जिस नंबर के लास्ट में आता है इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो 455 को जब हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करने के बाद ये 9 टाइम्स जाएगा और 91 टाइम्स जाएगा। अब 91 के तो आप फैक्टर्स कर ही सकते हो। 91 किससे डिविजिबल है भैया, ये 7 से है, ठीक है, 7 × 13। तो कुल मिला के आप एक चीज देख रहे हो, देखो ये यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या हैं, 2 आया है, मल्टीप्लाई फिर से 2 आया है, फिर मल्टीप्लाई फिर से 2 आया है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 3 आया। इसके बाद जब हमने 1365 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड हो गया था तो फिर से 3 आया था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया था 455, और 455 जो है उसको हमने 5 से डिवाइड किया था, ठीक है, मतलब 5 भी हमारे पास एक बार आ जाएगा, ठीक है। 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पे 91 आया था, ठीक है। और 91 को जब हमने और इसके फैक्टर्स किए तो ये किससे डिवाइड हो रहे थे, 7 से और 13 से। क्लियर है, तो 5 के बाद हमारे पास 7 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये हमारे पास इसके पूरे फैक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं, मिल चुके हैं। अब हमें इनको पावर्स के रूप में लिखना है, जो प्राइम नंबर्स है प्राइम नंबर्स की पावर्स के रूप में हमें इसे बताना है। तो 2 यहाँ पे कितनी बार है, 2 यहाँ पे कितनी बार है भैया, 3 टाइम्स है। कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 3 यहाँ कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है।
3 का स्क्वायर, और 5 वन टाइम है, 7 वन टाइम है, 13 वन टाइम। तो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो क्या आप एक चीज़ बता सकते हो, ये जो कंपोजिट नंबर था इसको हमने किस में ब्रेक कर दिया? इसको हमने तोड़ दिया, इसके फैक्टर्स कर दिए। और ये सभी नंबर्स जो हैं कौन से, 2, 3, 5, 7 और 13, ये क्या है बेटा? ये भाई ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है? प्राइम नंबर्स हैं ये, ठीक है? ये हैं प्राइम नंबर्स। तो आपने जो पहले पढ़ा था अभी यहाँ पे, क्या पढ़ा था? कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, उसको उस तरीके से एक्सप्रेस बना सकते हैं। मतलब हर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर से ही मिलके बना होता है। इसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पे भी देख लिया। तो फैक्टर ट्री का यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है, इसको हम करेंगे आगे, ठीक है? फाइनल फैक्टराइजेशन हमारा ये निकल के आ चुका है, ठीक है? ये सब आप लोग देख लो, क्लियर है सभी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूँ, फिर से बीच बीच में कहूंगा कि बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें बताई जा रही है ना, तो प्लीज आप इसको शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? थोड़ा सपोर्ट आप लोग करिए, ओके? चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमने क्या पढ़ लिया, यूक्लिड्स का एल्गोरिदम पढ़ लिया, ठीक है? इसके बाद आता है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए जानते हैं क्या है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखिए एक बार। एवरी कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता ही दिए हैं क्या होते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड, मतलब उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है, उनको फैक्टर उनके किए जा सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे ये हमने किया था, ठीक है? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, भैया ये यूनिक होगा, इसके अलावा कुछ इसके आगे इसके अब फैक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑक्यूपाई, ठीक है? तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे? प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट बोल सकते हैं, उनके प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? या जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी पावर्स के रूप में, उनकी पावर्स के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के रूप में हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? देखो अब यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब हिंदी को इंग्लिश में लिखना, सिंपल इंग्लिश में समझें, कैसे समझेंगे? हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, सीधी सी बात है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी ये लैंग्वेज लिखी हुई है, आप आराम से समझ जाओगे, क्लियर? जैसे 60 को हम लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। 60 के जब आप फैक्टर्स करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये इसका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है? किसका? प्राइम नंबर्स का। ये क्या है भैया? ये प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ स्टैंडर्ड जो पावर फॉर्म होती है ना, असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखनी होती है। तो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखनी होती है। तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 3 वन टाइम है और 5 वन टाइम है। तो इसको 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये इसका फाइनल जो है वो फैक्टराइजेशन हो जाएगा 60 का, ठीक है? तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है एक्चुअल। क्लियर है सभी को? बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एक और चीज है जिसको हम अभी आगे समझेंगे, द सुपर पावर। अब ये क्या चीज है भैया? ये चीज है फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। कैसे होगा? थ्योरम आगे कहती है कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। कैसे होती है? देखो जैसे 2, 3, 5, 7 है, ठीक है? 2, 3, 5, 7 है भाई, तुम इसको 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 लिखो, चाहे इसको 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 लिखो। नंबर्स आप आगे पीछे करो, मल्टीप्लीकेशन तो करोगे तो सेम ही रहेगा ना। जैसे आप 2 मल्टीप्लाई 3 करते हो तो 6 ही आता है ना? ऐसे आप 3 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो भी 6 ही आएगा, ठीक है? दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? बिल्कुल सेम रहेगी, एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी। तो इसी को बोलते हैं यूनिकनेस फैक्टराइजेशन की। क्लियर? लॉजिक क्या है इसमें? देखो ऑर्डर चेंज हो सकता है, फैक्टर्स चेंज नहीं होते हैं। देखो यहाँ ऑर्डर चेंज हो गया, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, और यहाँ रैंडम ऑर्डर में हमने कुछ भी लिख दिया है, ठीक है? ये जो नंबर्स है इनका प्लेस जो है, इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है? इनकी पोजीशन जो है वो हम चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो नंबर्स है ना ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है? ऑर्डर इनका चेंज हो सकता है लेकिन फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे। फैक्टर्स तो वही रहेंगे भाई, फैक्टर्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे। जैसे 60 को 60 हमेशा 2,
दो का मतलब है 2 की पावर 2, ठीक है, और एक 3 का मतलब है 3, 1 ओनली, और एक 5 मतलब 5, ठीक है। इससे ही बनेगा। आप इनको आगे पीछे लिख सकते हो, ऑर्डर इनका चेंज कर सकते हो, पर प्राइम्स चेंज नहीं होंगे। मतलब ये नंबर्स जो है, प्राइम नंबर्स जो फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स चेंज नहीं होते, है ना। भाई 60 के फैक्टर्स आपके पास ये आए थे, ये फैक्टर्स आए थे, तो इसके अलावा कोई और फैक्टर थोड़ी बनेगा भाई, नहीं बनेगा ना। तो बस इतनी सी बात है। तो ये इसकी यूनिकनेस को बताता है, ठीक है। आप ऑर्डर चेंज कर दो, ठीक है, लेकिन फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे भाई, ठीक है, फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे, वो एग्जैक्ट सेम रहेंगे, ऑर्डर चेंज हो सकता है। देखो, ये क्वेश्चन अब हम करेंगे कि एग्जांपल, ये वीवीआईपी एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है। वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में आ चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन क्या है देखिए, चेक वेदर 4 टू द पावर एन, भाई 4 की पावर एन है, कैन एवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। 4 की पावर एन जो है, ये कभी भी जो है डिजिट 0 से एंड हो सकता है क्या, किसी भी नेचुरल नंबर एन के लिए। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड कंटिन्यूअसली इन्फिनिटी तक ही चलते हैं, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स हो गए, ये नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखो, रूल सबसे पहले क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर 0 पे तब एंड होता है जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों। देखो भाई, कोई भी नंबर 0 पे कब ऐड होगा, कोई भी नंबर 0 पे तभी एंड होगा जब उसमें उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें। सीधी सी बात है भैया, आप 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो 20 आएगा। अब 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से करोगे 2 आएगा, 2 को 2 से करोगे 4 आएगा, ऐसे ही 2 को आगे 9 तक मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को 9 से करोगे 18 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, मतलब या तो 2 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर 2 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब 5 तो 10 में भी आ रहा है ना भाई। आप जब 10 को मल्टी फैक्टर्स करोगे, 2 मल्टीप्लाई 10 है, और 10 के जब फैक्टर्स करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 ही तो आएगा। तो कहने की बात सीधी सी ये है, कोई भी नंबर 0 से तभी एंड होगा, 0 पे तभी एंड होगा जब उसके फैक्टर्स में 2 एंड 5 हो। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आप 50 का ही एग्जांपल ले, 40 का एग्जांपल लेते हैं। 40 के जब आप फैक्टर्स करते हो, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, 4 10 जा 40, 10 को कैसे तोड़ोगे, 2 मल्टीप्लाई 5, क्लियर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके फैक्टर्स में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो कोई भी नंबर 0 से तभी एंड होगा जब उसके फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक नहीं कि ओनली 2 हो या फिर ओनली 5 हो, दोनों ही होने चाहिए भैया, दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों होने चाहिए। इनका ब्रेकडाउन हम करेंगे। जैसे 4 टू द पावर n है, ठीक है। अब 4 की पावर n है भैया, तो 4 की पावर n के भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 होता है 2 मल्टीप्लाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2, और इसकी पावर यहाँ पे n लगी हुई है। या इसको हम सीधे लिख सकते हैं, ये रूल तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n, क्लियर है, 2 की पावर 2n। और ऑब्जर्वेशन इससे हमें क्या मिला, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, इसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 प्रेजेंट है, 5 नहीं है। इसके जो फैक्टर्स करेंगे हम, उसमें सिर्फ 2 प्रेजेंट है, 5 नहीं है। अगर यहाँ पे आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको इसको बता देता हूँ अभी ऐड करके कैसे होगा। देखो, जैसे 4 की पावर n है, तो भैया हम नेचुरल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो नेचुरल नंबर n की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करो 1, ठीक है। इसको ले लो 2 की पावर 2n, है ना, 2 की पावर 2n ले लो। तो ये जो 2 की पावर 2n है, ये क्या बन जाएगा, n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 बन जाएगा, जो हो जाएगा 4, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, इसमें 2 ही आ रहा है, 4 5 आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। n की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n, और n की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये आप समझ रहे हो, जब n की वैल्यू यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 की पावर 6। इसका मतलब ये है 2 को हमने 6 से टाइम मल्टीप्लाई किया है, क्लियर है ना। तो इसमें कहीं भी आप देख रहे हो कि सिर्फ 2 ही आ रहा है, इसमें 5 तो है ही नहीं भाई।
जब 5 है ही नहीं तो फिर 4 टू द पावर n कभी 0 से एंड हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इतनी सी चीज आपको समझनी थी, ठीक है, इतनी सी चीज आपको समझनी थी। कंक्लूजन क्या निकला? यूनिकनेस थ्योरम गारंटी करती है कि और कोई फैक्टर नहीं आएगा। सो कोई भी n हो, 4 टू द पावर n कभी 0 पे एंड नहीं करेगा जब n क्या हो? एक नेचुरल नंबर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से, तो इसको जरूर से जरूर ध्यान में रखना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आगे क्या है हमारे पास। आगे नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। द पावर्स मेथड, ठीक है, द पावर्स मेथड क्या चीज है? प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकालने का एक बहुत सिंपल शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट क्या है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो इनके जो नाम है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन्हीं से आपको क्या है समझना है। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है? टेक स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम्स। जो भी कॉमन प्राइम्स है उसकी स्मॉलेस्ट पावर्स हमको लेनी है, जिससे हमारे पास किन्हीं भी दो नंबर्स का या फिर ज्यादा नंबर्स का एचसीएफ हम फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं समझाऊंगा कैसे, ठीक है। एलसीएम में टेक ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ऑल इन्वॉल्व प्राइम्स। जो भी प्राइम नंबर्स हैं, जो फैक्टर्स हमने किए हैं, उनमें जो प्राइम नंबर्स की पावर्स है ना, ठीक है, उनमें ग्रेटेस्ट पावर्स को हमें इंक्लूड करना है एलसीएम फाइंड करने के लिए। क्लियर? जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, जैसे 6 है, 6 के फैक्टर्स करोगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। क्लियर? क्लियर है? जैसे 6 एक नंबर लिया है और एक नंबर हमने लिया है 20। मैं आपसे कहूँ कि भैया 6 का और 20 का जो है वो आप एचसीएफ बताओ और क्या बताओ? एलसीएम बताओ। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? 20 के फैक्टर्स जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, और ये 5 की पावर 1। ठीक है। एचसीएफ के लिए देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लिखा है यहाँ पे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा है, तो पीछे से चलो, सबसे पहले फैक्टर्स करो। फैक्टर्स कर दिए हमने। क्लियर? अब देखना है हमें कॉमन। कॉमन क्या है? ये फैक्टर्स यहाँ कर दिए, ये फैक्टर्स यहाँ कर दिए। कॉमन देखना है। कॉमन यहाँ पे देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बिल्कुल है, इसका मतलब 2 क्या है? कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे 2 के अलावा 3 है बिल्कुल। यहाँ पे है क्या? 3 नहीं है, तो 3 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ कॉमन प्राइम्स ही चाहिए, ठीक है, कॉमन प्राइम्स ही चाहिए। ओके, यहाँ पे 2 है, 3 है, यहाँ पे 5 भी है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 5 को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम कंसीडर किसको करेंगे? ओनली 2 को, ठीक है। 2 को हमने कंसीडर कर लिया। अब एक चीज देखो, जब 2 को हमने कंसीडर कर ही लिया है एचसीएफ के लिए, ठीक है, तो अब बात आती है पावर की। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। नंबर तो 2 ही हमें इंक्लूड करना है क्योंकि वही कॉमन है। हमने क्या पढ़ा था एचसीएफ के लिए? जो स्मॉलेस्ट पावर से सिर्फ उनको हम इंक्लूड करेंगे, है ना। तो 2 की पावर 1, पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? 1 है। तो हमारा जो आंसर होगा एचसीएफ वो 2 ही होगा। क्लियर है? इतनी सी चीज समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। इसके बाद देखो, सॉरी, इसके बाद देखिए, जब एलसीएम की बात होती है तो एलसीएम में सबसे पहले हमें देखना मल्टीपल। इसके मल्टीपल क्या है? ये हैं, ठीक है। इसके मल्टीपल क्या है? ये हैं। तो मल्टीपल हमने कर लिए हैं। क्या देखना है? देखो इसमें क्या लिखा है? टेक ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ऑल इन्वॉल्व्ड प्राइम। जो भी प्राइम नंबर्स इन दोनों के मल्टीपल में हैं, वो सभी प्राइम नंबर्स को हमें इंक्लूड करना है, इन्वॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, तो एलसीएम के लिए हमें 2 भी ऐड करना है, हमें 3 भी ऐड करना है, और 2 यहाँ से ऐड कर ही लिया है हमने। अब बचा 5, तो 5 को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हमें अब पावर कौन सी लेनी है? ग्रेटेस्ट पावर। 2 की पावर यहाँ तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम 2 की पावर 2 लेंगे क्योंकि ये ग्रेटेस्ट पावर है। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है। जब पावर सेम हो तो वही पावर ली जाती है। यहाँ तो 5 है ही नहीं, यहाँ 5 है और 5 की पावर 1 है, तो ये 1 लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 60। तो हमारा जो आंसर होगा एलसीएम, ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्लियर है?
तो HCF के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए स्मॉलेस्ट पावर देखनी होती है, और वो भी सिर्फ कॉमन फैक्टर की। ठीक है, एलसीएम के लिए हमें सभी प्राइम नंबर्स को इन्वॉल्व करना होता है, जो भी प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं दोनों के फैक्टर्स में उन सभी को इंक्लूड करना है और पावर हाईएस्ट रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम एंड एचसीएफ आपका कंप्लीट। बहुत ही सिंपल तरीका था, क्वेश्चन हम करेंगे जब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद देखिए एक इनका मैजिकल कनेक्शन, जिसको आप आइडेंटिटी बोल सकते हो, एक बढ़िया अच्छी खासी आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी है क्योंकि इसमें जो एलएचएस है और जो आरएचएस है वो दोनों इक्वल होते हैं, है ना। एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल होते हैं। जैसे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, किसी भी किन्हीं भी नंबर्स का जो एचसीएफ होता है और उनका जो एलसीएम होता है, उनका प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जो भी दो नंबर्स हैं। ठीक है, मान लीजिए ए और बी दो नंबर्स हैं, तो ए और बी का एचसीएफ, ए और बी का एलसीएम, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा? वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट यानी दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे हम यहाँ पे 6 एंड 20 का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो 6 एंड 20 का जो है नंबर्स का प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 20 तो आएगा 120। अब इनका जो एचसीएफ आपने फाइंड किया था वो था 2, एलसीएम हमने देखा था अभी पिछली स्लाइड में वो था 60, देखा था यहाँ पे। ठीक है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ रहा है, और दोनों क्या है? इक्वल है, यानी एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। बस यही कनेक्शन है एलसीएम एचसीएफ और दोनों नंबर्स के बीच में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। क्लियर है भैया? इतनी सी बात सबको? ठीक है, और एक आपको अच्छा सा पॉइंट बता देता हूँ, ये ध्यान में रखिएगा, जो फॉर्मूला है ये मिसिंग एलसीएम एचसीएफ निकालने के काम आएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आपको एचसीएफ दे देगा, आपको एलसीएम दे देगा, आपको एक नंबर दे देगा, आपसे पूछेगा बी क्या होगा, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, या फिर आपसे ए भी पूछ सकता है। मतलब चार चीजें हमें यहाँ पे हैं, चार चीजें हमारे पास हैं, एचसीएफ है, एलसीएम है, ठीक है, दो नंबर्स हैं ए और बी। तो आपसे क्या रहेगा? कोई भी तीन चीजें आपको दे देगा और चौथी चीज आपसे पूछ लेगा। हो सकता है आपको दोनों नंबर्स दे दे, ए और बी दे दे, उसका एचसीएफ दे दे और आपसे एलसीएम पूछ ले। तो हमें किस आइडेंटिटी का यूज करना है? इस वाली आइडेंटिटी का यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो इसके आगे देखिए। अब इसको जब हम अप्लाई करेंगे इस मैजिक फॉर्मूला को, तो कैसे करेंगे? देखो, फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, देन फाइंड एलसीएम। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, सबसे पहले जो 96 है, 96 नंबर है, इसका हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे इसको। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या किया? ये हो जाएगा, इसको फैक्टर्स आप लोग कर लोगे इसके, ठीक है, मुझे पता है कर लोगे, पिछले बार में मैंने बता दिया था, वो ट्री मेथड से इसका फैक्टर करोगे, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इसके। 404 के जब फैक्टर्स करोगे तो हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101 आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे अब जब हमें इसमें क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा है, उसके बाद एलसीएम फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है? हमें स्मॉलेस्ट कॉमन पावर्स ले ली, स्मॉलेस्ट कॉमन। तो कॉमन तो यहाँ पे 2 ही है, ओनली 2 ही है ना, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है दोनों नंबर्स में। और स्मॉलेस्ट पावर तो 2 की पावर 2 है, तो हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा? 4। मतलब एचसीएफ हमारे पास 4 है। अब हमारे पास देखो, इन चार चीजों में से हमारे पास एचसीएफ आ गया, हमारे पास ए और बी दोनों नंबर्स हैं। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखो, एलसीएम क्या हो जाएगा? जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी, और ये जो एचसीएफ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, ए और बी से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एचसीएफ। तो ए क्या है? 96 पहला नंबर, दूसरा नंबर बी क्या है? 404 है। जब HCF 4 आया तो 4 से डिवाइड करो उसको, 4 से डिवाइड करोगे ये 101 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 96 मल्टीप्लाई 101 9696। तो इसका जो एलसीएम आया वो 9696 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो आंसर निकाल पाओगे। क्लियर है? ठीक है, और फॉर्मूले से बहुत ही फास्ट ये चीज हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है आप वैसे नहीं कर सकते हो, फैक्टर्स करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो देखो, फाइंड एचसीएफ तो हमने फाइंड कर ही लिया। एलसीएम फाइंड करने में क्या है? एलसीएम में सभी नंबर्स को इंक्लूड करना है, सभी नंबर्स को इंक्लूड करेंगे। जैसे हमें 2 भी इंक्लूड करना है, कर लिया भैया। हमें 3 भी इंक्लूड करना है, कर लिया। 2 इंक्लूड हो ही चुका है, तो अब बचा 101 को इंक्लूड करना है। ठीक है, अब हमें हाईएस्ट पावर्स लेनी होती है। ठीक है,
हाईएस्ट पावर्स लेनी होती है एलसीएम के लिए, तो हाईएस्ट पावर यहाँ तो 5 है, तो ये 5 ले लेंगे। 3 की 1 है और इसकी भी 1 है। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101। ये इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही आएगा 9696। क्लियर है? दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से बोला जाए उस तरीके से आप कर सकते हैं उसको। क्लियर? चलिए अब हम एक चीज देखते हैं, What if we have 3 नंबर्स? भैया 2 नंबर्स का तो हमने निकालना सीख लिया, अब 3 नंबर्स का हम कैसे निकालेंगे? जैसे 3 नंबर्स है, पहला नंबर है 6, दूसरा है 72 और तीसरा है 120। ठीक है, क्या करेंगे? फैक्टर्स कर दिए इनके, फैक्टर्स की तो रिजल्ट जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? जो HCF है, कॉमन और स्मॉलेस्ट पावर, तीनों में कॉमन देखना है। देखो यहाँ 2 कॉमन है, 2 है कॉमन, तीनों में है, बिल्कुल है, तो हमें 2 इंक्लूड करना है HCF के लिए। ठीक है, 2 करना है। 3 है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तीनों में कॉमन है, तो 3 को भी हम इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा देखो 5 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो 5 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। और HCF के लिए हमें क्या करना होता है? जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है, तो 2 की पावर 1 है यहाँ पे, यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ भी 3 है, तो स्मॉलेस्ट पावर 1 है तो 1 ही लेंगे। 3 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट 2 और यहाँ फिर से 1 है, तो स्मॉलेस्ट 1, मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 6 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? एलसीएम के लिए हमें सभी प्राइम नंबर्स को इंक्लूड करना है। ठीक है, एलसीएम के लिए हमें क्या करना है? सभी प्राइम नंबर्स को इंक्लूड करना है। उसको इंक्लूड करने के लिए देखिए क्या करते हैं। अब एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? सभी नंबर्स को इंक्लूड करना है। जैसे यहाँ 2 है 3 है, 2 है 3 है, तो 2 और 3 को तो हमें लेना ही है। ठीक है, एक 5 भी आ रहा है तो 5 को भी हमें लेना पड़ेगा। और अब हाईएस्ट पावर्स लेनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 3, तो 2 की पावर 3। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। और 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है तो 1 ही लेंगे। 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 यहाँ पर आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360। इसका मतलब जो इसका एलसीएम है वो हमारे पास क्या आया है? 360 आया है। क्लियर है सभी को? अगर आपसे तीनों नंबर्स का भी पूछेगा, 4 नंबर्स का भी पूछे, तो भी आप आराम से इसके फैक्टर्स करके एलसीएम और एचसीएफ जो है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, चलिए इसके बाद देखो आगे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, नंबर 3 नंबर्स का जो ट्रैप होता है वहां पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। कैसे? ठीक है, देखो जैसे हमने 2 नंबर्स के लिए ये आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, ऐसे 3 नंबर्स के लिए नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। 3 नंबर्स के लिए नहीं है। कैसे? देखो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, जो 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है कि तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे वहां पे हमने पिछली स्लाइड में देखा था 672 और 120। 672 और 120 इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है इनके HCF और इनके LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं आएगा। 3 नंबर्स के लिए ये आइडेंटिटी काम में नहीं आती है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। जैसे इनका प्रोडक्ट हम जब फाइंड करेंगे तो ये 51,840 आ जाएगा। इनका HCF और LCM का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,160 आ रहा है, जो कि दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये इस ट्रैप से बचना है आपको। ये जो आइडेंटिटी है सिर्फ 2 नंबर्स के केस में ही अप्लाई होती है, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्लियर? चलो भैया अब यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 1.1 आती है। ठीक है, अब ये आपका टर्न है। एक्सरसाइज 1.1 जो एनसीईआरटी में दी हुई है, 3 टाइप्स के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पे हैं। ठीक है, जैसे 140 है, इसका फैक्टर ट्री का यूज करके आपको करना है। एलसीएम और एचसीएफ का है, इसमें ये वाला फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी यूज करनी है। और कंसेप्चुअल चेक है, जैसे हमने 4 टू द पावर n का पढ़ा था ना। ठीक है, ऐसे 6 टू द पावर n का भी है, ये आप जरूर करिएगा एक बार, नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सेम लॉजिक लगेगा 4 टू द पावर n के जैसा। ठीक है, अब ये चैप्टर में जितनी चीजें हमने पढ़ी है वो आप पे क्लियर हो चुकी है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आते हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बस यहाँ पे अब जो चीजें हैं क्वेश्चन करने की, अभी हमें नेक्स्ट चीज क्या करनी है? नेक्स्ट चीज हमें ये करनी है कि हमें इर्रेशनलिटी प्रूव करनी है। ठीक है, इर्रेशनलिटी प्रूव करनी है और उसके लिए जो है अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो इरेशनलिटी प्रूव करेंगे। देखो सब कुछ कवर हो गया है हमारा यहाँ पे,
और ये एक्सरसाइज 1.1 आपको पहले पढ़ना है अच्छे से, इसके बाद में आपको जो है क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो आपको मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ, उसकी क्लास अलग से होगी। क्लियर है? ठीक है, तो गाइज देखो, अब जो है हम जो इरेशनलिटी प्रूव हमें करनी है वो अब हम पढ़ेंगे। वो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी हो ही चुकी है खत्म। ठीक है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम हमारा हो चुका है खत्म, एलसीएम एचसीएफ हमारा खत्म हो चुका है। हमें बस क्या करना है, अब एग्जांपल्स करने हैं, क्वेश्चन करने हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो मैं आपको कराऊंगा अगले लेक्चर में। उससे पहले अब आप इरेशनलिटी प्रूव करनी है, उसको जरूर देखिए। देखो, जो रियल नंबर्स हैं, अपरिमेय संख्याएं, जो इरेशनल नंबर्स मतलब अपरिमेय संख्याएं मतलब इरेशनल। ठीक है, थोड़ा हिंदी में हो गया ये पीडीएफ, तो इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, मैं बोल दूंगा इंग्लिश में भी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट टू एक रैशनल नंबर है या नहीं, तो कैसे प्रूव करोगे इस चीज को आप? ठीक है, अब बस देखो, अब स्टूडेंट्स याद कर ही लेते हैं कि रूट टू तो इरेशनल है। याद करने से कुछ नहीं होगा, उसको हम प्योर अच्छे तरीके से जो है लॉजिक के साथ उसको हम क्या करेंगे, पूरा मैथमेटिकली उसको प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। और ये एग्जाम में आपके 101% ये क्वेश्चन आता ही आता है, आएगा ही आएगा। ठीक है, आएगा ही आएगा, हर साल ये आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, 2027 में ये आएगा ही आएगा। सिर्फ रूट टू का नहीं, जरूरी नहीं रूट टू या कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट और प्रूफ हम दोनों देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, इरेशनल संख्या क्या है, सबसे पहले हमें रिकॉल करना है, हमें जानना है कि जो अपरिमेय संख्या, जो इरेशनल संख्या है भैया, जो इरेशनल नंबर है वो होते क्या है भैया, जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स इसमें सभी नेगेटिव नंबर्स जीरो और सभी पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड हों, वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी आपको पता है। ठीक है, जो रैशनल नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं, जैसे 1/2 है, इसमें 1 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। ठीक है, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका जो डेसिमल रूप होता है, जो इनको जिस डेसिमल, जैसे 1.35 लिख दिया हमने, ये डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है, या तो डेसिमल रूप में या तो समाप्त टर्मिनेट होता है या एक पैटर्न रिपीट होता है इसमें। कैसे? देखो, जैसे मैंने 1.35 लिखा है, तो भैया 35 के आगे अब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 5 पे क्या हो गया, ये 5 पे टर्मिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। मतलब 1.35 हमने लिखा, तो ये जो है टर्मिनेट एक तो हो जाता है। ठीक है, मतलब 5 पे ये एंड हो गया है। और इसमें या तो एक चीज क्या होगी, एक ही टाइप का पैटर्न रिपीट होता है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, जैसे 1.35 3 5 3 5 3 5, और ये कंटिन्यूअसली चला जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, इसमें जो है 3 5, ये 3 5, ये 3 5, ये 3 5, ये नंबर्स कंटिन्यूअसली यहाँ पे चलते जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगा के 1.35 और 3 5 के ऊपर बार, ये हम चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो इसका उल्टा होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। जैसे आप एक चीज बताओ मुझे, कोई भी नंबर है, जैसे मैंने लिख दिया 1.237489250996, और ये नंबर आगे कंटिन्यूअसली चलता ही जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और ना ही ये रिपीट हो रहा है। कोई नंबर्स इसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक फिक्स पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ये इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें रूट वाले सभी नंबर्स आते हैं, कुछ फॉर्म को छोड़ के। जैसे जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनको छोड़ के, √4 हो गया, √16 हो गया, √9 हो गया, √25 हो गया, ये नहीं आएंगे ये रैशनल, ये रैशनल में आएंगे। ठीक है, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है, √16 की 4 होती है, √9 की 3 होती है, और √25 की 5 होती है ना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मतलब जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, वो इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? तो रैशनल इरेशनल नंबर आप सब लोग समझ चुके हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्रूव करेंगे √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, और उसके बाद मिक्स क्वेश्चन, जैसे 5 - √3, ये भी आपके काफी जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में ये आपके 101% जो है ये क्वेश्चन आता ही आता है, आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। इरेशनलिटी प्रूव करने का जो क्वेश्चन है, इरेशनलिटी प्रूव करने का जो क्वेश्चन है, ये आपके आएगा ही आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर? चलिए देखो, इसके लिए हम थ्योरम पढ़ते हैं।
1.2। ये इसकी मास्टर टूल है। देखो इसमें क्या है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, माना कि पी जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, पी एक प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहाँ पे जो पी है वो तो प्राइम नंबर है, ठीक है, पी प्राइम नंबर है, और ए जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? ठीक है। अगर यहाँ पे पी प्राइम है, जैसे प्राइम नंबर में अगर कोई एग्जांपल ले लूँ तो यहाँ पे 3 ले लेता हूँ मैं, 3 प्राइम प्राइम नंबर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है ए। मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 6। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि अगर 3 जो है वो ए स्क्वायर को, मतलब 6 का स्क्वायर को, 6 का स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई 6, अगर इसको डिवाइड कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है, 3 से 2 टाइम्स 12 आ गया, पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। अगर ये 3 जो है 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो 3 है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ए को भी डिवाइड करेगा, ये ए ही तो है और ये पी ही तो है ना। अगर 3 जो है 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। यही थ्योरम है, बस इतना सा ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, प्राइम नंबर आप सब जानते ही हो, स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर, सरल भाषा में समझें, कुछ नहीं समझना है, बहुत है, आगे चलते हैं। देखो ये जो कैसे काम करती है, प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले हमें करना है। ठीक है, मैं आपको इरेशनलिटी प्रूव करने का एक तरीका बता रहा हूँ, इसकी स्टेप्स बता रहा हूँ। इसकी स्टेप्स क्या क्या हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। स्टेप 2 हमें करना है स्क्वायरिंग इट अप, दोनों तरफ का स्क्वायर हमें करना है। ठीक है, उसके बाद जो कंडीशन है कि p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ मतलब इन स्क्वायर के फैक्टर्स में से एक है। इसका मतलब क्या है, जो p है इन स्क्वायर्स के फैक्टर्स में से एक है। जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया था, या हमने 6 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर ये 3 से डिवाइड किया था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास p और ये हो गया हमारे पास a। इसलिए ये बोला है, इसका मतलब क्या है कि p जो है, मतलब 3 जो है ये स्क्वायर्स के फैक्टर्स में से एक है। मतलब जो 6 है ना, 6 का स्क्वायर है ना, इसके अगर फैक्टर्स करोगे, 6 के फैक्टर्स करोगे 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा, तो इसके फैक्टर में 3 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये जो प्राइम नंबर है ये इसके फैक्टर्स में से ही एक होगा। ठीक है, और जब इसके फैक्टर्स में से एक होगा तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। इसका मतलब p को p1 p2 में से ही कोई एक होना पड़ेगा। मतलब ये जो इसके फैक्टर्स है ना, ये जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 ये फैक्टर्स हो गए 6 के, तो ये p1 p2 हो गए। इसका मतलब जो p है ना, जो प्राइम नंबर है वो इसमें आएगा ही आएगा। करेंगे कैसे वो देखो आप, देखो कॉन्ट्राडिक्शन से हम इसको करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए भाई हम क्या करेंगे, जानबूझकर उल्टा मान के चलते हैं। जैसे हमें तो पता है कि हाँ 2 ठीक है, √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये प्रूव करने के लिए कि ये इरेशनल है, हमें उल्टा मानना पड़ेगा कि नहीं चलो हम मान लेते हैं कि ये रैशनल है। रैशनल मान के इसको हम आगे सॉल्व करते जाएंगे, तो आगे क्या होगा, ये रैशनल प्रूव होगा ही नहीं। और जब ये रैशनल प्रूव नहीं होगा तो ये इरेशनल हो जाएगा। तो इस टाइप का जो है ये तरीका हम अपनाएंगे, और यही तरीका जो है चलता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास का तरीका चलता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखो इसके लिए सबसे छोटी एनालॉजी आप देखो एक बार। जैसे किसी ने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया और आगे चलकर डेड एंड आ गया, तो डेड एंड साबित करता है कि स्टार्टिंग चॉइस गलत थी हमारी। ठीक है, कोई भी रास्ते पे आप जा रहे हो, आपने चूज कर लिया कि भाई ये रास्ता जो है इस पे जाना है, लेकिन आगे जाके पता चला ये रास्ता वहां नहीं जा रहा है, तो वहां जाके आपको पता चलेगा कि हमने जो रास्ता चुना था वो गलत था। ऐसे यहाँ पे √2 है, वो है तो इरेशनल, लेकिन हमने क्या मान लिया कि रैशनल है, रैशनल मान के चले आगे, लेकिन आगे चल के पता चला कि यार हमने तो गलत माना था पीछे। समझ में आ रही है बात? तो उसी टाइप से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम द ऑपोजिट, अप्लाई प्योर मैथ्स, द क्लेश कॉन्ट्राडिक्शन होगा। उसके बाद हमें हमारी गलती समझ में आएगी कि हमने भैया पहले गलत मान लिया था। ठीक है, तो ये 4 जो है इसके चक्र चलते हैं, 4 सर्किल्स चलते हैं। देखो √2 एक इरेशनल नंबर है, इसका फेज 1। देखो √2 इरेशनल नंबर है, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले इसको मानना है आपको रैशनल नंबर। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी
मतलब हम इसके विरोध में चल रहे हैं, हम मान रहे हैं कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। और आपको पता है कि रेशनल नंबर जो है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको ए और बी की फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब ए अपॉन बी। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ए अपॉन बी की फॉर्म में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई बी रूट टू। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, क्या हमें स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड पे। जब ये हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ये इक्वेशन वन हमारे पास आ गई। ठीक है, इक्वेशन वन आ गई। और देखो अब क्या करना है, को प्राइम। ये जो नंबर्स हैं ए और बी, ये हमें को प्राइम मानने हैं। और को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स का सेट्स। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी दो प्राइम नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं प्राइम भी हो, 4 है 15 है। ठीक है, ऐसे नंबर्स का सेट जिनमें जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ वन होता है। इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर इसका भी वन है। 4 के फैक्टर्स करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा, 15 के करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 आएगा। यहाँ कॉमन कोई भी फैक्टर नहीं है ना, लेकिन आप जानते हो कि जो वन है, वन सबका कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, इसको हम 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं, इसको 1 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं। तो ये वन जो है सिर्फ यही कॉमन होता है। मतलब ऐसे नंबर्स का सेट जिनमें जो कॉमन फैक्टर है वो वन होता है, वो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। यानी एक के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ऐसे को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ए और बी को हमने वो मान, इक्वेशन वन आ गई हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहले ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि रैशनल नंबर जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद स्क्वायर करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आपने देखा है कि जो ए स्क्वायर की वैल्यू थी वो 2b² आई थी हमारे पास। ठीक है, ये वाली ए स्क्वायर की वैल्यू 2b² आई थी। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां से देखो ए स्क्वायर ये 2 अपॉन में ला सकते हैं अपन, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 2 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग अगर 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 डिवाइड्स ए, तो हम लिख सकते हैं अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये ए को भी डिवाइड करेगा। और इसको अगर ए को डिवाइड करेगा, 2 ए को डिवाइड करेगा, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ना। जैसे जैसे 6 मल्टीप्लाई 6 हमने लिखा था और अपॉन में 3 किया था, 3 से डिवाइड किया था। ठीक है, तो 3 जो है वो 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, 3 6 को भी डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड करने पे 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे कोई नंबर तो आएगा। तो भैया ये हमने मान लिया सी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, और सी यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है। तो यहाँ से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2c। फिर से हम वही स्टेप दोहराएंगे, क्या, इक्वेशन वन वाली, जैसे स्क्वायर करने वाली। ठीक है, तो इक्वेशन वन लेंगे सबसे पहले, 2b² इज इक्वल टू a²। यहाँ से a की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे, यहाँ से क्या है 2c, 2c वैल्यू यहाँ पुट करी तो ये हमारे पास वैल्यू है। और b² जो है वो 2c² के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहाँ देखो ये 2 जो है ये b² को डिवाइड कर रहा है, b², यही आया हमारे पास, यही आया ना। इसका मतलब 2 जो है वो b² को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2b² को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा, 2 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, 2 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब आप ये समझ रहे हो, देखो 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। अब को प्राइम नंबर मैंने क्या बताया था, इसका मतलब क्या है भैया, 2 जो है अगर a को डिवाइड कर रहा है मतलब 2 जो है वो a का फैक्टर है, 2 जो है वो a का फैक्टर है और 2 जो है वो b का भी फैक्टर है। लेकिन मैंने आपको जो बताया था, जो को प्राइम नंबर्स होते हैं जैसे 4 और 15 है, इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है 1। लेकिन यहाँ तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 आ गया, कॉमन फैक्टर 2 आ गया ना। हमारी जो चीज हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है भैया ये को प्राइम नंबर है और इनका एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे पास अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है, 2 अगर बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 ए का भी फैक्टर है, 2 बी का भी फैक्टर है। इसका मतलब 2 एज ए कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया है, जो कि नहीं आना चाहिए था।
क्योंकि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें सिर्फ वन ही एक ऐसा नंबर है जो उनका कॉमन फैक्टर होता है, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। और हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो पहले चीज मानी थी कि √2 जो है वो रेशनल है, वो हमारी गलत प्रूव हो गई। हम आगे बढ़ते चले गए, आगे जाके पता चला हमने गलत रास्ता चुन लिया उस टाइम पे, पिछले टाइम पे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, समझ गए आप? मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो है कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास आ गया, एक विरोधाभास आ गया है। जो फैक्ट 1 है उसमें हमें पता चल रहा है कि 2 डिवाइड से 2 ए को डिवाइड कर रहा है, और फैक्ट 2 हमें बता रहा है कि 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो है 2 एज ए कॉमन फैक्टर, ठीक है, 2 एक कॉमन फैक्टर है किसका, ये ए का भी है और बी का भी है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है भैया। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला है हमारे पास, ए और बी दोनों में 2 एक कॉमन फैक्टर है। और जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ए और बी को प्राइम है, तो उसमें नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 2 कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब हमारा जो है, हमने जो एज्यूम किया था वो गलत हो चुका है, और वो गलत हो गया तो इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है कि √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? नहीं समझ में आया है, वीडियो दोबारा से रिपीट करके देखना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन करेंगे इसके आगे और तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये विरोधाभास क्यों आई है, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है हमारे पास, क्योंकि हमारी एजम्पशन जो थी वो गलत थी कि √2 रैशनल है, ठीक है। √2 को रैशनल मान के हम आगे बढ़ गए, लेकिन आगे जाके पता चला भैया ये तो रैशनल है ही नहीं, नहीं है ना, नहीं है ना। आया समझ में? ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। उम्मीद है भैया अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये आपके लिए जो है √3 को प्रूव करना, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर कीजिएगा। सेम ऐसे ही करना है √2 जैसे, ठीक है। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपको खुद को करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे कुछ, मिक्सिंग रैशनल और इरेशनल नंबर्स। देखो रूल 1 क्या कहता है कि रैशनल और इरेशनल को जब हम ऐड करते हैं, किसी भी रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। या फिर माइनस करेंगे तो भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा। अभी करके देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको। अगर हम रैशनल को और इरेशनल को मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो इरेशनल ही आता है। देखो यहाँ पे आपने एक चीज पढ़ी कि रैशनल प्लस इरेशनल अगर हम करेंगे तो वो इरेशनल ही आएगा। जैसे कोई भी रैशनल नंबर आप ले लीजिए, जैसे 2 एक रैशनल नंबर है क्या, 2 रैशनल है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं और ये रैशनल है। तो ये 2 दिया मैंने, इरेशनल में मैंने लिख दिया 1.37598 2, और ये आगे नंबर कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। ये तो इरेशनल नंबर है ना, और इरेशनल है। जब इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, 3.37598 2, और ये कंटिन्यूअसली आगे चलता ही जाएगा। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जो एक फिक्स पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और कंटिन्यूअसली चले जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो नंबर्स क्या होते हैं, वो इरेशनल ही तो होते हैं, ठीक है। प्लस की जगह आप चाहे माइनस करो तो भी वही रिजल्ट आएगा, इसलिए जो रिजल्ट है ये इरेशनल ही आता है। ऐसे ही रैशनल को मल्टीप्लाई करें इरेशनल से तो इरेशनल ही आएगा। क्यों, अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे √3 से तो आपके पास 2√3 आएगा, जो कि इरेशनल नंबर है ऑब्वियसली, क्योंकि √3 की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1.732, ठीक है, लेते हैं, लेकिन इसका नंबर आगे कंटिन्यूअसली चलता जाता है, ठीक है। तो जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी नंबर कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, है ना। तो ये भी इरेशनल ही आता है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, रूल 1 एंड रूल 2। क्लियर है सभी को? एक एग्जांपल और देखते हैं कि प्रूविंग 5 माइनस √3 इज इरेशनल। अब ये हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हमें क्या करना है, वही सबसे पहले कि हम इसको रैशनल मान लेंगे, मतलब a/b की फॉर्म में मान लेंगे। a और b को प्राइम है तो b इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब रैशनल नंबर जो होते हैं ना उसकी कंडीशंस हमने यहाँ पे अप्लाई की है, ठीक है, क्योंकि हम इसको रैशनल मान के चल रहे हैं। अगर रैशनल मान के चलेंगे तभी तो इरेशनल प्रूव कर पाएंगे आगे, क्योंकि आगे जाके हम इसमें गलत साबित होंगे इसलिए, ठीक है। आइसोलेट द रूट, रूट को अब हमें क्या करना है, अलग करना है, टर्म्स को रीअरेंज करना है। कैसे करना है, ताकि √3 एकदम अकेला हो जाए। अकेला कैसे होगा √3, भाई अकेला तब होगा √3 जब 5 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे a/b के पास, ठीक है। तो ये हमने शिफ्ट कर दिया, तो √3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये हो गया हमारे पास
5b माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू √3, ठीक है। या फिर ऐसे देखो, ये यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस √3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है। √3 को इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू √3। यहाँ से b आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 5b माइनस ए इज इक्वल टू √3, ठीक है। यही तो लिखा हमने यहाँ, क्लियर है, ठीक है। ये यहाँ पे यही लिखा है, ओके। अब देखो यहाँ पे ए और बी इंटीजर्स हैं, 5 भी इंटीजर है, ये ए बी और 5 ही तीनों क्या है, इंटीजर है, पता ही है आपको इंटीजर है। इसलिए 5b माइनस ए अपॉन बी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए रैशनल नंबर? यहाँ पे भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, जब इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे तो इंटीजर ही तो आएगा, और नीचे अपॉन में भी इंटीजर है, तो ये दोनों इंटीजर हैं। तो हमने जो पढ़ा था ना पी अपॉन क्यू, जो रैशनल नंबर होता है तो ये भी इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर होता है, यहाँ पे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये एक रेशनल नंबर, ठीक है। 5b माइनस ए अपॉन ए सॉरी अपॉन बी इस ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये तो रैशनल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब जो √3 भी रैशनल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब √3 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, लेकिन √3 तो रैशनल होता ही नहीं है। अच्छा, ये गलत क्यों आया? इसका मतलब तो ये गलत हमने कर दिया, ये गलत हो गया। क्यों आया गलत? हमारे पास गलत इसलिए आया क्योंकि हमने यही एज्यूम किया था कि ये जो है ये क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया था, तो इस टाइप से जो है इन वाले क्वेश्चन की इरेशनलिटी हम प्रूव करेंगे, क्लियर है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास भैया LHS तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये तो रैशनल आ रहा है, और √3 जो है, √3 हमारे पास इरेशनल आएगा। इरेशनल ये जो √3 को प्रूव करने की जरूरत है क्या? √2 को आपने कर दिया यहाँ पे प्रूव, √2 को प्रूव कर दिया ना, तो √2 भी है तो √3 भी रैशनल है। इसका मतलब ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये इक्वल कभी हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती इक्वल, और ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि √3 जो है इरेशनल है, और 5 माइनस √3 भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलो अब देखो, आपको ये प्रूव करना है कि 3√2 इज इरेशनल, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आप करिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक्सरसाइज 1.2 में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, जैसे √5 है, 3 + 2 √5 है, ठीक है। और ये जो फॉलोइंग है इनको भी प्रूव करना है आपको, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जो है मैं आपको अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, है ना। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट क्लास में होंगे वो, ठीक है। देखो, जो 3 नंबर का HCF है ना, एक कुछ आपको चीज़ें बता देता हूँ मैं, जो हमने पहले पढ़ी थी 2 नंबर्स के लिए ही जो HCF LCM है ये सही होता है, राइट होता है, 3 नंबर्स के लिए नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। रियल फार्मूलाज क्या NCERT टेक्स्ट बुक्स के, जैसे LCM निकालना है, PQR 3 नंबर्स हैं कोई भी, उनका अगर आपको LCM फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? P × Q × R, और मल्टीप्लाई करना है PQR का HCF अपॉन में क्या जाएगा, HCF PQ का, दो के जोड़े बनाने हैं, पहले PQ का बनेगा, फिर QR का बनेगा, फिर PR का बनेगा, PQ का बना, QR, फिर PR, ठीक है। ऐसे ही अगर HCF निकालना है तो P × Q × R और मल्टीप्लाई LCM। देखो, अगर LCM निकालना है तो HCF से मल्टीप्लाई करो, HCF निकालना है तो LCM से मल्टीप्लाई करो, समझ में आया। और जब LCM निकालना है तो भैया डिवाइड भी HCF से करना है, और जब HCF निकालना है तो डिवाइड LCM से करना है, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। ये कुछ समरी है, ये आपको PDF में मिल जाएगी, कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना। इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इस PDF की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आपको रिवीजन के लिए भैया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप आराम से इसका रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। इस PDF से आराम से आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखना भी चाहो तो देख सकते हो, बाकी इससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। क्या क्या पढ़ दिया? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम 1.2, ठीक है। P/A², देन P/A, मास्टर टेम्पलेट किसके, क्या प्रूव किया, √3 √2 √5 इरेशनल नंबर्स,
आइसोलेशन प्रोटोकॉल, जैसे 5 - √3 जो मिक्स्ड नंबर है उनकी रेशनलिटी, तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं हमारे। मेजर जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन यही आते हैं, मैक्सिमम क्या, कंप्लीट क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो वही, सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। अब मैं लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस क्लास को, अगर आपको ये अच्छी लगी क्लास, आपको ज़रा भी कुछ समझ में आया है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए, इसको सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी और आपके आने वाली क्लासेस के लिए भी, क्योंकि हम जो है, देखो मैं आपको एक चीज़ आज क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा है ना, एवरी वीक हमारे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सेकेंड। ठीक है, एवरी वीक आपके 1 क्लास होगी, जिसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हम कर लेंगे। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वीक में, ठीक है, नेक्स्ट वीक में आपके जो है वो एक्सरसाइज होगी, जो प्रैक्टिस है वो होगी, ये मान लीजिए प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आपके 2 वीक्स लगेंगे। 2 वीक्स में 2 वीक्स में आपके 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, बहुत आराम से समझेंगे चीज़ों को। एवरी वीक, हर वीक में आपके एक लेक्चर आएगा, 1 लेक्चर पर वीक आएगा आपके। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और वो भी आएगा संडे को। ठीक है, कब आएगा? संडे को। संडे को, एवरी संडे, हर संडे को आपको आएगा। इस बार तो ये अभी फ्राइडे को हो रहा है, बट ये आपके हर संडे को आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिए, एवरी संडे। और कभी कुछ काम होगा तो दिन चेंज हो सकते हैं, बट आप मैक्सिमम टाइम यही रहेगा कि आपके संडे को ही आएगा। ठीक है, संडे को, वो भी 7 PM। ठीक है, शाम को 7 बजे। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। फ्री स्टडी मटेरियल है पूरा। ठीक है, ये हम पेड कोर्सेज में सब कुछ पढ़ाते हैं, है ना। तो आप लोगों के लिए फ्री है, इस बार मैं लेकर आया हूँ, तो इससे ज़रूर जुड़िए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गुड बाय, टेक केयर, ओके गाइज। चलिए, ठीक।